किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम अपने खेतों में रासायनिक खाद डाल रहे हैं, रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं और जो रासायनिक कीटनाशकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये इस्तेमाल हम यूँ ही कर दे रहे हैं और उसका भी अंधाधुंध इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इनकी ज़रूरत के हिसाब से ना करके ज़रूरत से ज़्यादा हम जो है रसायन का इस्तेमाल खेतों में कर रहे हैं, उससे हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारी वायु सब प्रदूषित होने लग रहे हैं। इसलिए हमें जो है वापस प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा और प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। और प्राकृतिक खेती के फ़ायदे के हैं और प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा किसान भाइयों को जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी डॉक्टर सतीश कुमार जी ने। तो सुनाओ भाइयों ने भेंट वार्ता। प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सतीश कुमार जी को। आप सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, यमुनानगर में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपका कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भाइयों का भी अभिवादन करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय है कि प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती है क्या और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, प्राकृतिक खेती कोई नई चीज़ तो है नहीं। पहले हमारे पूर्वज प्राकृतिक या ऑर्गेनिक खेती करते थे, लेकिन समय के अनुसार मांग बढ़ने से कृषि जिन्सों की और खाद्यान्नों की हमें हरित क्रांति के रूप में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ 1968 के आसपास, और उसमें फिर रासायनिक खेती की तरफ किसानों को विभाग द्वारा ही मोड़ा गया था। जी बिल्कुल। उनको नई हाइब्रिड वैरायटीज से इंट्रोड्यूस करवाया गया किसानों को। हाइब्रिड वैरायटीज की खुराक भी ज़्यादा मांगती थी, फिर खुराक देने के लिए उनको रासायनिक खाद की तरफ रुझान किया गया किसानों का। उसके बाद उसमें कीड़े बीमारियां आई तो फिर रासायनिक कीटनाशकों की तरफ बिल्कुल का सूत्रपात हुआ। लेकिन देखिए, कोई भी नई चीज़ है उसका एक फ़ायदा भी होता है तो एक नुकसान भी होता है, लेकिन नुकसान समय के बाद पता लगता है, कुछ समय के बाद जब हम उसको अपनाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हमने उस रासायनिक खेती को अपनाया तो 20 साल 30 साल के बाद हमें कुछ नुकसान उसके नज़र आने लगे, जैसे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया सारा, हमारे मिट्टी की जान जो कार्बनिक मटेरियल होता है वो केवल 10% ही रह गया, 90% कार्बनिक मटेरियल ख़त्म हो गया, और इसके अलावा पानी हमारा ख़राब हो गया। यहाँ तक कि इतना प्रदूषण हो गया, इतना रसायनों का प्रभाव हो गया कि नया जन्म लेने वाले बच्चों में भी उसके अवशेष पाए जाने लगे। तब जाके वैज्ञानिकों ने और आम सामान्य जन ने इसकी तरफ ध्यान दिया कि भाई पुराने तरीके वाली खेती फिर याद आने लगी। प्रकृति की तरफ हमें दोबारा वापस जाना, फिर प्रकृति की तरफ दोबारा जाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो उस कड़ी में फिर ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए क्या मतलब, पहले करते तो रहे थे लेकिन ध्यान हट गया था, फिर दोबारा बहुत कम क्षेत्र रह गया था, फिर ध्यान आया तो ऑर्गेनिक खेती। अब सवाल ये होता है कि ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती ये दो चीज अब आगे नहीं आ गई। तो ऑर्गेनिक खेती में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसकी संस्तुति है, पर उसमें ये है कि भी जो उसके अवयव हैं, जो उसके
मुख्य भाग हैं जो जिससे ऑर्गेनिक खेती की जाती है, जी। वो एक तो महंगी पड़ती है और एक वो उसमें कठिनाई है। मान लिया किसी खेत में 10 ट्राली या 8 ट्राली गोबर की खाद पानी पड़ जाए जी डॉक्टर साहब। तो उसके लिए बड़ी परेशानी है किसान के लिए। और जी। रासायनिक खेती आसान है, बिल्कुल। इसलिए वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जी। रासायनिक खेती को अपनाने की तरफ ध्यान देता है। हाँ। तो फिर ये कुछ उसके ये चीजें देखते हुए फिर एक 2022 में हरियाणा में 2022 या 20 में जी। डॉक्टर एक पद्मश्री हैं सज्जन पुरुष महाराष्ट्र से सुभाष पालेकर जी, उन्होंने एक प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग या जीरो बजट फार्मिंग के नाम से एक नई खेती की तरफ किसानों का ध्यान दिलाना शुरू किया। और कुरुक्षेत्र में पहली बार गुरुकुल कुरुक्षेत्र में उसके ऊपर कुछ तैयारियां की गई, उसकी शुरुआत की गई और उसमें काफ़ी सफलता मिली और सफलता भी मिली और वो फायदेमंद भी लगी और ऑर्गेनिक खेती के मुकाबले वो आसान भी लगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अगर कोई किसान भाई है वो प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाह रहा है जी, तो उसको प्राकृतिक खेती के लिए अगर शुरुआत करनी है तो शुरुआत किस तरह करें डॉक्टर साहब? हाँ, तो वो शुरुआत के लिए उसमें जब हरियाणा गवर्नमेंट ने 2022 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रांगण में एक प्रशिक्षण केंद्र की कुछ शुरुआत करी, तो उस शुरुआत के साथ फिर अब वो किसानों की पहचान कैसे करें, उस प्रशिक्षण केंद्र तक उनको कैसे लेके जाएं और उनमें जागरूकता कैसे, उसके लिए फिर राज्य स्तरीय कुछ प्रोग्राम भी किए गए, कुछ वर्कशॉप आयोजित की गई और फिर एक पोर्टल लॉन्च किया। पहले हरियाणा गवर्नमेंट का जो हमारा कृषि विभाग का पोर्टल है उस पे उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया और अब तो उसको मेरी फसल मेरी ब्यौरा वाले पोर्टल पे ही डाल दिया गया है, उसके साथ जोड़ दिया गया है। जब किसान अपने मान लिया किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, वो 9 एकड़ की अपनी वो उसमें फसलें भरता है, तो 10वीं एकड़ 1 एकड़ वो मान लिया करना चाहता है तो वो प्राकृतिक खेती की ऑप्शन चुन सकता है, तो वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। ये किसान का काम रजिस्ट्रेशन का पूरा हो गया। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अगर किसान भाई उसको कंप्यूटर की नॉलेज इतनी नहीं है, मोबाइल का इतना नहीं पता है, तो फिर वो कहाँ जाए? कोई भी सर्विस है या कोई भी जो जब से कंप्यूटराइजेशन पे जोर दिया है सरकार ने तो उसकी सुविधा भी दी है। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर है। अब ये जितनी भी मेरी फसल मेरी ब्यौरा है उसका मान के चलो कि 50-60% तो CSC से ही फिल हो। जी डॉक्टर साहब जी। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो CSC सेंटर पे जाए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे, यहाँ उसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद विभाग का काम शुरू हो जाता है। विभाग उस किसान के पर्टिकुलर उसी किसान के उसको सत्यापित करेगा कि हाँ ये जेन्युइन किसान है, हाँ ये उससे मिलके कि ये करना भी चाहता है और उसकी जो भी उसकी संशय है उनको दूर करेगा, उसकी पहचान करेगा, उसको वहाँ पे वेरीफाई कर देगा। और वेरीफाई होने के बाद अब उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी विभाग ने करनी है। तो डॉक्टर साहब, अब एक किसान ने पोर्टल पे अपना बायोडाटा अपना सारी जो है डिटेल दे दी है, उसके बाद वो प्राकृतिक खेती के लिए उसको प्रशिक्षण भी सरकार देगी। अब प्रशिक्षण देने के बाद सरकार जो है प्राकृतिक खेती के लिए किसान भाइयों को कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं? पहले तो प्रशिक्षण के लिए सुविधा है जी, उसको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है और पहले 2022 में तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था और अब जैसे जैसे प्राकृतिक खेती का रुझान बढ़ता जा रहा है तो 3 प्रशिक्षण केंद्र और मांगेआना, सिरसा में, उच्चारण, करनाल में और एक हिसार यूनिवर्सिटी में इनकी व्यवस्था की गई है। और एक प्रशिक्षण केंद्र हमेटी जींद में, वो एक स्पेशल पर्पज से जब भी मान लिया किसी विशेष उद्देश्य से 1 दिन का कोई कैंप आयोजित किया जाता है या प्रशिक्षण शिविर जहाँ पे विशेष इसके प्रबुद्ध जो वैज्ञानिक है उनको बुला के वहाँ प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। वो बिल्कुल निःशुल्क रहता है किसान का, उसमें कोई खाना पीना रहना सब कि विभाग द्वारा किया जाता है, फ्री है, सब फ्री है। इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या वित्तीय सहायता? इसके अलावा जब उसका अब पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर प्रशिक्षण हो गया, अब बारी आती है उसको खेत में इम्प्लीमेंट या उसका मूल रूप देने के लिए। तो उसके लिए उसको मान लिया इसके जो अवयव हैं प्राकृतिक खेती के, क्योंकि ये खेती देसी गाय के ऊपर आधारित है, तभी ये जीरो बजट है कि इसमें देसी गाय का मल मूत्र ही प्रयोग किया जाता है। जी डॉक्टर साहब। तो उसमें मान लिया सबसे पहली जरूरत हो गई देसी गाय की मान ली जाए, तो 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसान को
विभाग द्वारा दी जाती है पोर्टल पे ही। लेकिन इसमें एक शर्त, जितने भी लाभ सरकार द्वारा दिए जाते हैं, प्राकृतिक खेती का रकबा कम से कम 1 एकड़ होना जरूरी है किसान के पास। तभी जो भी कोई लाभ है वो 1 एकड़ से ऊपर या 1 एकड़ वाले किसान को ही दिया जाएगा, 1 एकड़ से कम रकबा में नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो इसके फिर अवयव हैं, जीव अमृत है, बीज अमृत है या ब्रह्मास्त्र वगैरह जो भी बनाना है, उसके लिए ड्रम की जरूरत होती है प्लास्टिक के। तो 200 लीटर के 4 ड्रम खरीदने पे 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसान को उसके डीबीटी के माध्यम से उसके खाता में हस्तांतरित कर दी जाती है। और फिर को किसान को कोई रिस्क ना हो, मान लिया पहले 3 या 4 साल तो उसको हो सकता है पैदावार कम रहती है, क्योंकि रासायनिक खेती के हिसाब से जमीन तो वैसे ही भारी होगी है, मान लिया उसमें पानी नहीं जाता, किसी सोखती नहीं है, तो उसकी भौतिक संरचना बिगड़ चुकी है। तो उसके लिए 4,000 रुपए का उसको एक प्रदर्शन प्लाट पहले दिया जाता है, ताकि वो विमुख ना हो, ताकि उसका दिल टिका रहे। तो उसके लिए 4,000 रुपए का उसको प्रदर्शन प्लाट पर एकड़ का भी प्रावधान है। फिर उसके बाद उसका काम, किसान का मान लिया पैदावार आ गई, तो पैदावार में अब यही है कि भी इसको सर्टिफाई कौन करेगा जी? तो कौन करेगा? भाई ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है जी, या अब इसमें मतलब इतने प्रतिशत रासायनिक खाद थे और अब इतने प्रतिशत रासायनिक खाद का असर रह गया है। आखिर तो वो घटेगा तो है ही, चाहे वो 4 साल में घटे या 5 साल में घटे, खत्म होए, तो प्राय वो आहिस्ता आहिस्ता रासायनिक अवयवों का जो प्रभाव, दुष्प्रभाव है वो खत्म होगा। तो उसके लिए पहले मिट्टी की व्यवस्था है, उसमें रबी और खरीफ में 3 सैंपल उसके किसान के वो निःशुल्क चेक होते हैं। अभी सारी यूनिवर्सिटी में सुविधा है, लेकिन आने वाले टाइम में सरकार द्वारा उसे जिला स्तर पर जितनी भी मृदा प्रयोगशाला या मिट्टी की प्रयोगशालाएं हैं उनमें ये व्यवस्था की है कि वहाँ पे उसके वो सैंपल चेक हुए, जिसमें उसमें जीवाणु विषाणु की संख्या वो उसको पता लग सके, और अगले साल फिर पता लग सके कि कितने बढ़ गए हैं विषाणु, कार्बनिक मटेरियल जो है वो कितना बढ़ गया है। तो उसी हिसाब से फिर उसका सर्टिफिकेशन होना है। तो सर्टिफिकेशन के लिए केंद्रीय सरकार ने तो रीजनल सेंटर हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उनको अधिकृत किया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा बीज प्रमाणीकरण संस्था को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर मान लो एक किसान भाई है वो प्राकृतिक खेती कर रहा है और उसने कोई प्राकृतिक उत्पाद तैयार किया है, तो वो उसके लिए मंडी है, उसके लिए बाजार है, वो सुविधा किस तरह सरकार दे रही है, या किसी एक आम आदमी को खरीदना है प्राकृतिक? देखिए, कोई भी नई फसल या कोई भी नया आदान तब तक सफल नहीं होता जब तक उसका मंडीकरण सुनिश्चित ना किया जाए, और सरकार इसके बारे में काफ़ी गंभीर है और ऐसी व्यवस्थाएं की भी गई हैं कि भाई हर मंडी में एक कोई स्थान चिन्हित करके वहाँ पर केवल प्राकृतिक उत्पाद ही बिक्री हों, ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहीं कहीं वो शुरू भी हो चुकी है। लेकिन जहां अकाउंटेबिलिटी, जहां किसान की एक बार वो हो गई है आम जनता में कि भाई ये उसके उत्पाद वाकई प्राकृतिक है, क्योंकि वो स्वाद ही उसका अलग होता है। हाँ, तो उनके पास जितने भी इस टाइम किसान काम कर रहे हैं उनके पास अग्रिम उसके ऑर्डर मिलते हैं, उसके पास पहले ही बुक हो जाता है उसका। लेकिन फिर भी उसको हम उसके सहारे पे नहीं छोड़ रहे। व्यवस्था पूरी की पूरी सरकार ने रोड मैप तैयार कर रखा है कि हर मंडी में उसको कोई ऐसा स्थान दिया जाए किसान को जहाँ पे ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग वाले किसान अपने उत्पाद बेच सकें। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि जीवामृत है या बीज अमृत है, तो इन सब की बनाने का प्रशिक्षण, सब कुछ इनके बारे में जानकारी हो जो वो पहले 3 दिन का जो प्रशिक्षण होता है उसमें ये चीजें, और मल्चिंग कैसे करनी है, क्योंकि इस खरपतवार भी एक समस्या होती है, उसमें भी केमिकल रसायन का उपयोग होता है और वो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो मल्चिंग कैसे करते हैं वो सारी विधियाँ वहाँ पे उनको सिखाई जाती हैं। वो आज सरकार ने इसके ऊपर पूरा ध्यान फोकस कर दिया है और 1 लाख एकड़ का इस वर्ष का हमारा टारगेट है इस रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में जाने का।
और इसके लिए समय समय पर किसान गोष्ठियाँ, राज्य स्तरीय किसान मेले, जिला स्तरीय किसान मेले और किसान को भ्रमण कार्यक्रम दूसरे प्रदेशों में ले जाने का प्रोग्राम, उन सब के लिए बजट भी निर्धारित है और वो किसानों के लिए वो गतिविधियाँ भी चलाई जा रही हैं। और निजी स्तर पे भी प्रोत्साहित करने के लिए इनाम 10,000 रुपये का इनाम है। और मेन चीज़ है कि उस किसान का, जैसे कोई भी कंपनी है, वो हम कोलगेट लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इस कंपनी का उत्पाद है, दूसरी कंपनी का ये उत्पाद है, बिनाक का है, सिबा का है। इसी तरह से किसान अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सके, उसकी पैकेजिंग कर सके, उसके लिए भी उसको आर्थिक सहायता 20,000 रुपये दी जाती है कि वो अपनी ब्रांडिंग, अपना ब्रांड बना सके और उसको फिर मशहूर कर सके। डॉक्टर साहब, एक तरह से वित्तीय सुविधा तो पूरी तरह से सरकार की तरफ से दी जा रही है। हाँ, शुरू से लेकर आखिर तक सरकार का प्रयास है कि उसको पूरा प्रोत्साहन दिया जाए और उसमें कोई कमी ना रहे। किसान जो है प्रकृति की तरफ तो बढ़े और ये जरूरी भी है, क्योंकि हमारी जो आज की खाने की थाली है उसमें जहर इतना है कि हजारों बीमारियां हैं, वो हमारे पशुओं में भी है, इंसानों में भी आ रही हैं। तो उससे बचना तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर सतीश कुमार जी, आपने विस्तृत जानकारी दी प्राकृतिक खेती के ऊपर और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो किसान भाइयों ने ली जानकारी की प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा किसान भाइयों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं। और भाइयों, एक संदेश किसान भाइयों के नाम कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का संदेश। कपास उत्पादक किसान बहनों और भाइयों, हमारे देश में कपास की उत्पादकता अभी काफी कम है और बीच में बीटी कॉटन की भी वायरस अटैक के कारण उत्पादकता लगातार घटी है। कपास का उत्पादन कम होता जा रहा है। इसके कारण किसान भी संकट में है। हमारा संकल्प है कपास का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन में आने वाली लागत को घटाना, अच्छे बीज, जलवायु अनुकूल जो हो और वायरस अटैक का मुकाबला कर सके। इसके लिए 11 जुलाई को प्रातः 10 बजे कोयम्बटूर में हमने एक बैठक बुलाई है, जिसमें कपास उत्पादक किसानों के प्रतिनिधि, किसान संगठनों के प्रतिनिधि, ICR के जाने माने सभी वैज्ञानिक, स्वयं DG ICR, कपास उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रीगण, राज्य सरकार के अधिकारीगण और कपास उद्योग से, कॉटन उद्योग से जुड़े हुए प्रतिनिधि, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग भी रहेंगे। बहनों और भाइयों, हम गंभीर चिंतन कर रहे हैं कि कपास की उत्पादकता, गुणवत्ता कैसे बढ़े। इस संबंध में अगर आपके कोई सुझाव हो तो कृपया करके टोल फ्री नंबर हमारे विभाग के, कृषि विभाग के 1800 1551 पर अवश्य मुझे भेजे। मैं आपके सुझाव को अत्यंत गंभीरता से लूंगा और मिलकर कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम रोड मैप बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और विक्रम भैया का मनोरंजन सुने एक लोकगीत। सुन मेरे बेटा, जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना। सुन मेरे बेटा, जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना। सुन मेरे बेटा, जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना।
माँ की हम इज्जत रखा, कैर के घर में ना बढ़ते, शांति से ती बसना चावा, बिना बात कदे ना लड़ते। हमला जय कोई करे मारे पे, नक्शे उसके फिर झड़ते। दाड़े उठे जब शेर हिंद के पैरी गल्या जा भिड़ते, दाड़े उठे जब शेर हिंद के पैरी गल्या जा भिड़ते। इसे वक्त में लाल मेरे तुम अपना गात बचाइए ना, देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना। कई ऊपर जान झोंक गे, हिंद के कितने लाल दखे, जन्म लिया से जिस्मा खातिर, वक्त वो आया चाल दखे। करी शांति भंग आज फिर, दुश्मन कर रहा काले दखे। घुसपैठ करी और घेर दिया से, घना कसूता जाल दखे। घुसपैठ करी और घेर दिया से, घना कसूता जाल दखे। वीर सिपाही जा सरहद पे, ज्यादा देर लगाइए ना। तुम वीर सिपाही जा सरहद पे, ज्यादा देर लगाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना। पहला भी कई बार यो हमने पड़ोसी नु समझाया से, आपस यारी रीत निभातू क्यों इतना इतराया से। लड़ाई में कदे खीर बटे ना, साबित कर दे खिलाया से। आज फिर वो सिर पे चढ़िया, मार खाने आया से। आज वो फिर सिर पे चढ़िया, मार खाने आया से। ना मने त बात फिर तू ज्यादा दया दिखाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना। हमारे देश ने तोड़ने खातिर पूरा जोर लगा रहा से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गजब का एक्का महारा से। मातृभूमि जान ते प्यारी, रामधारी न्यू गा रहा से। आजादी हम सबकी चाहा, मन की बात बता रहा से। आजादी हम सबकी चाहा, मन की बात बता रहा से। सूरा रण में मरिया करे तू, गादड़ जू मर जाइए ना। सूरा रण में मरिया करे तू, गादड़ जू मर जाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना। सुन मेरे बेटा जंग में जाके, पाछे कदम हटाइए ना। ये तो सुनी भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे रामधारी। और भाइयों इवले जानकारी कस्तूरी भिंडी यानी कि मुस्क दाना की उन्नत खेती पे। किसान भाइयों जो खेती में विविधीकरण है, उसके युग में किसान भाई जो है पारंपरिक खेती ने त्याग कर जो है व्यावसायिक खेती की तरफ बढ़ने लग रहा है। और साथ ही भाइयों जो औषधीय और जो कम समय में तैयार होने वाली फसल है, उनके उत्पाद में भी बड़ी रुचि लेने लग रहा है। और इसी के साथ भाइयों जो कड़ी में शुष्क जो बारानी क्षेत्र में यानी कि जो निसंकोच जो कस्तूरी भिंडी है, मुश्क दाना, इसकी खेती ने भी किसान भाई खूब अपना रहे हैं। और कस्तूरी भिंडी भाइयों मालवेसी कुल का एक पौधा है और पौधा आकार में और प्रकार में और फूल में भिंडी जैसा देखने मिला है, लेकिन जो इसका फल है वो भिंडी से थोड़ा सा अलग है।
यानी कि जो लंबे ना होकर गोल आकार का हुआ है, और इसके बीज में भाइयों कफ, वात रोग, पेट की बीमारी, दिल के रोग जो हैं, इस तरह की उपचार करने की दवाइयाँ तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जावा है। और जो इसकी जड़ है भाइयों, वो यूनानी दवाइयों बनाने में इस्तेमाल करी जावा है, और जो डंठल है वो गुड़ और शक्कर न साफ करने खातर प्रयोग में लाई जावा है। साथ ही भाइयों जो कस्तूरी भिंडी है वो थोड़ा सा सुगंधीय पौधा होने के कारण इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी करा जावा है। बात करें इसकी ज़मीन और इस खातर जो जलवायु हमने किसी चाहिए, तो कस्तूरी भिंडी खातर हमने जो बलुई दोमट और दोमट मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी इस खातर सबसे बढ़िया मानी जावा है। और इसमें भाइयों अच्छी जल निकासी जरूरी है। साथ ही जलवायु के लिहाज से भाइयों शुष्क, बारानी और कम बारिश वाले क्षेत्रों में इसकी खेती और पैदावार बढ़िया ली जा सकता है। साथ ही भाइयों मानसून की जो शुरुआत है या फिर जो है जून और जुलाई का जो महीना है, इसकी बिजाई खातर सबसे बढ़िया माना जावा है। और अगर ग्रीष्मकालीन फसल किसान भाई लेना चाह रहे हैं तो इसकी बिजाई फरवरी के महीने में भी करी जा सकती है। और बिजाई कतारों में भाइयों 1.5 फुट और बीज से बीज की दूरी हमने 1 फुट और अच्छी और बढ़िया बढ़वार खातर हमने करनी पड़ेगी। साथ ही भाइयों छिटका विधि तभी बिजाई करके किसान भाई भरपूर पैदावार ले सकते हैं। और 1 एकड़ की बिजाई खातर 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की हमने जरूरत पड़ेगी। और बिजाई तक पहला भाइयों खेत में 4 से 6 टन गली सड़ी गोबर की खाद, और आखिरी जुताई के समय पर भाइयों 70 से 80 किलोग्राम इसमें DAP की हमने जरूरत पड़ेगी। और उन्नत किस्म के खातर जो हमने इसमें थोड़ी सी जो है बढ़िया किस्म की, यानी कि जो उन्नत किस्म हमने वो हमने कस्तूरी भिंडी की लगानी है। तो ये तो भाइयों ली जानकारी कस्तूरी भिंडी की उन्नत खेती किस तरह करें। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।